चींटी और टिड्डे की कहानी। बहुत अरसा पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था। दिन भर चींटियां बेहद काम करती थी। दूर खेत से गेहूं के दाने लाने का मशक्कत भरा काम वो करती थी। उनका ये काम बेहद नज़्म ज़ब्त से चलता था। हर सुबह वो जल्दी में रहा करती। सुबह की पहली शुआओं के साथ वो अपने सर पर बड़े भारी गेहूं के दाने लेकर तवाज़ुन कायम करती। गेहूं का हर एक दाना ध्यान से कप में रखती और दाने लाने के लिए दोबारा वापस जाती। पूरा दिन बिना थके बिना आराम करे बस आती जाती रहती और गेहूं के दाने ध्यान से कप में रखा करती। वहाँ दूसरी जानिब एक आलसी टिड्डा बस छाँव में बैठा रहता और गाने गाता। मुस्तकबिल में क्या होगा उसकी फिक्र किए बिना वो आराम से बस छाँव में बैठा रहता। उसे दिन भर काम करने वाली बेचारी चींटियों पे रहम आती थी। दिन गुजर रहे थे, तभी आलसी टिड्डा घास पर कूदता और आराम से लजीज खाना खाता रहता। बस गाना गाते गाते आराम से जी रहा था। जब चींटियां दाने लाकर घर में संभाल कर रख रही थी और मेहनत कर रही थी। एक दिन रोजाना की तरह जब सारी चींटियां दाने ला रही थी, तब उनमें से एक चींटी भारी दानों की वजह से नीचे गिर गई और दर्द की वजह से रोने लग गई। उसकी मदद करने के बजाय टिड्डा उसे देखकर हंसने लगा। चींटी ने कहा, मियाँ टिड्डे, ये दाना उठाकर मेरे घर तक ले जाने में आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार रहूंगी। चींटी की बातों को अनसुना करके टिड्डा अपनी ही मौसीकी में मगन हो गया। चींटी ने अकेले ही अपनी मेहनत से वो दाना उठाया और वो चली गई। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो प्यारी चींटी? टिड्डे ने पूछा। थोड़ा आराम फरमाओ और मेरी मौसीकी भी सुन लो। गर्मी है और दिन भी बड़ा है, किस लिए बोझ उठाने में वक्त गवा रही हो? चींटी ने अनसुनी करके गर्दन घुमा ली और जल्दी में वो खेत की जानिब रवाना हो गई। तभी टिड्डा जोर से हंसा। तुम बड़ी बेवकूफ चींटी हो। टिड्डे ने फिर से उसे पुकारा। आओ आओ मेरे साथ नाचो गाओ, काम को भूल कर गर्मी का थोड़ा लुत्फ लेते हैं। मैं मौसम बारिश के लिए खाना इकट्ठा करने में लगी हूँ, चींटी ने कहा, और तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। बारिश की इतनी फिक्र क्यों करनी है? टिड्डे ने जवाब दिया। अभी तो हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा खाना है और बहुत सारा वक्त भी है बरसात की तैयारी के लिए। लेकिन चींटी को समझ आ गया था कि आखिर वो क्या कर रहा है, इसलिए वो अपने रास्ते निकल गई। यहाँ टिड्डा पूरे मौसम में अपने ही नाच गानों में मसरूफ रहा। सारा दिन काम करके बारिश की तैयारियां करने की बजाय उसने खेलना, नाचना, गाना इन सब को अहमियत दी। ये खूबसूरत मौसम गर्मा के दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं और जल्द ही बारिश फिर सर्दियां आने वाली है, ये तो वो भूल ही गया। जल्द ही गर्मी का मौसम बारिश में तब्दील हो गया और बारिश के बाद मौसम सरमा आ गया। सूरज अब बहुत ही कम दिखता था, दिन छोटा था और जबकि रात लंबी और अंधेरी थी। हर जानिब भयानक सर्दी और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। टिड्डा सर्दी से कांपने लगा, खुद को सूखे पत्तों से बचाने की कोशिश में थकने लगा। लेकिन जोरों की हवा चलने पर उसे ठंड लगती थी। उससे बेहद भूख लगा करती, लेकिन खाने के लिए कुछ न मिलता। उसे पता लग गया कि अगर खाने के लिए जल्दी कुछ न मिला तो वो मर जाएगा। वो कमजोर हो गया था। जल्द ही उसे समझ आ गया कि चींटियां सही थी, उसे भी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। टिड्डे को अब नाचना गाना पसंद ही नहीं आ रहा था। मारे सर्दी के वो भूखा था। उसे बर्फ से बचने के लिए न तो घर था और न खाने के लिए खाना था। तमाम हरियाली और खेत बर्फ से लिपटी हुई थी और खाने के लिए कुछ न था। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं खाने के लिए क्या खाऊं? टिड्डे को पछतावा हुआ। इस बार की मौसम सरमा हर बार से भी ज्यादा बुरी होगी, ये तो उसने सोचा ही न था।
न तो अपने खाने का इंतजाम उसने किया था और वो करने के लिए वो दूसरों की मदद भी न कर रहा था, और सिर्फ इसी वजह से वो अगली मौसम गर्मा देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहने वाला था। तभी उसने देखा कि चींटियां गर्मियों में इकट्ठा किया हुआ खाना खाने का मजा ले रही हैं। हाँ, मैं चींटी के पास जाता हूँ, मुझे वहाँ खाना मिलेगा और पनाह भी। टिड्डा बेहद शर्मिंदा हो गया। वो थक कर चींटियों के घर तक गया और उसने दरवाजा खटखटाया। आदाब चींटियों, वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं हाजिर हूँ तुम लोगों के लिए गाने, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी चाहिए और कुछ खाना भी चाहिए ताकि मैं गा सकूं। नहीं नहीं जनाब टिड्डे, हमें आपका गाना सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं। टिड्डे ने उन्हें घर में दाखिल होने की दरख्वास्त की और जिंदा रहने के लिए खाना देने की भीख मांगी। क्या? चींटी ने हैरत से कहा, मौसम सरमा के लिए आपने कोई इंतजाम न किया तो मौसम गर्मा में आप आखिर कर क्या रहे थे? वो मुझे खाना जमा करने के लिए वक्त ही नहीं मिला। टिड्डे ने अपनी वजह बताई। मैं मौसीकी में इतना मुब्तला था कि पता ही चला कि गर्मियों का वक्त कब निकल गया। चींटियों ने उसकी तरफ नफरत से देखा और उसकी जानिब पीट करके अपने अपने काम पर रवाना हो गई। एक चींटी जिस पर टिड्डा हंस पड़ा था, वो उसकी जानिब मुड़कर बोली, तमाम मौसमी गर्मा मैं काम करती रही और तुम गाना बजाते रहे और मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास न तो खाना है और न ही आसरा है। मौसम सरमा के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था। चींटियों ने टिड्डे के मुंह पर दरवाजा बंद किया और टिड्डा रोने लगा। खत्म। थम्बलीना। एक मर्तबा एक खातून थी। उसकी बेहद ख्वाहिश थी कि उसे एक नन्हा सा बच्चा हो, लेकिन ऐसे बच्चे को कहाँ ढूंढे। इसलिए वो एक नेक चुड़ैल के पास चली गई और कहा, मुझे एक नन्हे बच्चे की विलादत की बेहद बेसब्री है। बराए मेहरबानी क्या आप मुझे बता सकेंगी कि मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? बेहद आसान है। ये यौ का बीज आप ही के लिए है। इसे गमले में रखो और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपका बेहद शुक्रिया। उसने वो बीज लिया और घर जाकर पहली फुर्सत में उसे गमले में बो दिया। जल्द ही वो एक फूल में तब्दील हो गया और एक घंटे की तरह दिखने लगा, लेकिन उसकी पंखुड़ियाँ कसी हुई थी, उसकी कली भी थी। कितना खूबसूरत फूल है ये। उस खातून ने उसके सुर्ख और जर्द पंखुड़ियों का बोसा लिया और जैसे ही उसने बोसा लिया वैसे ही वो फूल ने बड़ी आवाज की और वो खिल गया। उसमें एक नन्ही सी बच्ची थी। वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी, लेकिन वो इंसान की उंगली से भी बड़ी न थी। कितनी खूबसूरत बच्ची है, आज से मैं तुम्हें पुकारूंगी थम्बलीना। एक अखरोट का उसके लिए प्यारा सा झूला बनाया गया, जिसमें वो रात को सोया करती और दिन के वक्त वो खातून ने मेज पर सजाए हुए फूलों के साथ खेला करती। प्लेट में एक बड़े फूल की पंखुड़ी तैरती थी। थम्बलीना उस पंखुड़ी का इस्तेमाल नाव की शक्ल में करने लगी और सफेद घोड़े के बालों की जोड़ी का चप्पू बनाकर तैरने लगी। वो उस प्लेट में तफरी कर सकती थी। वो गाना भी बेहद सुरीला गाती थी। जो भी उसकी आवाज सुनता उसे वो मीठा लगता। एक रात जब वो झूले में आराम फरमा रही थी, तब एक भयानक मेंढक खिड़की से कूद आया और उसके करीब आ गया। मेरे बेटे के लिए ये एक अच्छी अहलिया रहेगी। उसने उस अखरोट के खोल को काबिज कर लिया जिसमें थम्बलीना सो रही थी और उसके साथ वो खिड़की के बाहर कूद गया और बागीचे में चला गया। मेंढक अपने फर्जंद के साथ रहता था। वो अपनी माँ जैसा ही था, लेकिन पतला और भयानक। जोर से मत बोलो, वो जग जाएगी। वो हमसे दूर न जाए, इसी के लिए पानी की सतह के नजदीक किसी कुमुद के पत्ते पे बिठाएंगे। उसे छोटी और हल्की होने की वजह से उसे ऐसा लगेगा वो द्वीप पर है। पानी की सतह पर बड़े हरे पत्तों के साथ बहुत ही खूबसूरत कमल खिल रहे थे।
एक पत्ता जो किनारे से दूर था और तमाम पत्तों से बड़ा था, उस पत्ते पर ज़ईफ मेंढक ने अखरोट की खोल रख दी जिसमें थम्बलीना आराम फरमा रही थी। अगले रोज बेचारी नन्ही थम्बलीना उठ गई और जब उसने देखा कि वो कहाँ है तो वो जोरों से रोने लगी। उस बड़े पत्ते के चारों तरफ पानी ही पानी था और उसे किनारे के करीब जाने के लिए कोई राह नजर न आई। थम्बलीना नीचे बैठी और रो पड़ी। उसके करीब ही नीचे पानी में तैरने वाली छोटी मछलियाँ थी। उस नन्ही लड़की को देखने के लिए मछलियाँ ऊपर आ गई। जब उन्होंने उसकी यह हालत देखी तो वो बेहद अफसुर्दा हो गई। उन सभी ने पत्तों से जुड़ी टहनी को अपने दांतों से काट दिया, जिसकी वजह से वो पत्ता तैरने लगा और मेंढक की दस्तरस से काफी दूर चला गया। दूर, इतनी दूर कि वो उसे पकड़ ही न पाया। अब वो जहाँ मौजूद थी वो अनाज के खेतों का मैदान था, जिसका अनाज बहुत पहले ही निकाल दिया गया था, और जो बाकी बचा था तो वो थे सूखे डंठल, मानो किसी वीराने में फंसी हो। फिर वो एक घर के दरवाजे के पास पहुंची जो एक चूहे का था। उस प्यारे चूहे के पास कुछ खाने का अनाज था। उस गर्म से मकान में एक चूहा रहता था। थम्बलीना उस चूहे के दरवाजे के पास खड़ी रह के फकीरों की मानंद थोड़े से अनाज के लिए भीख मांगने लगी। उसे बेहद भूख लगी थी। ओ मायूस नन्ही बच्ची, मेरे गर्म कमरे में दाखिल हो जाओ और कुछ नौश फरमा लो। बदले में तुम्हें मेरा कमरा साफ करना होगा और मुझे मजेदार कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। मुझे कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है। खेत में रहने वाले उस ज़ईफ रहमदिल चूहे का थम्बलीना ने कहना मान लिया और उसे मजेदार कहानियाँ सुनाने लगी। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन खेत का चूहा थम्बलीना के करीब आया। हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। हफ्ते में एक मर्तबा मुझसे मिलने मेरे पड़ोसी आते हैं और वो मुझसे भी अच्छे हैं। अगर तुम उसे अपने शौहर की सूरत में कबूल कर लो तो वो तुम्हारा बेहद ख्याल रखेगा, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता, वो अंधा है। तुम्हें उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर रिझाना होगा। थम्बलीना को ये मशवरा कुछ अच्छा न लगा। वो तो उस पड़ोसी के बारे में कुछ सोच भी न सकती थी, क्योंकि वो तो छछूंदर था। वो उनसे मिलने आया। खेत में रहने वाले चूहे ने छछूंदर की अमीरी और उसकी अक्लमंदी की तारीफें की और ये बताया कि कैसे उसका घर थम्बलीना के घर से 10 गुना बड़ा है। थम्बलीना को उसके लिए गाना गाना ही पड़ा और छछूंदर को थम्बलीना की सुरीली आवाज से प्यार हो गया, लेकिन वो उसे बता न पाया। उसने जल्द ही अपने घर से उनके घर तक एक लंबी सुरंग खोदी और खेत का चूहा और थम्बलीना को दावत दी, लेकिन सुरंग के रास्ते में पड़े हुए बेजान परिंदे के बारे में उन्हें आगाह भी किया। वो चोंच और पंखों वाला एक परिंदा था। सर्दियों की वजह से शायद उसकी वफात हो गई थी और सुरंग के बीचों बीच दफन हो गया था। छछूंदर ने सड़े हुए लकड़ी की मशाल ली। मशाल की वजह से उस अंधेरी जगह में रोशनी फैल गई। रास्ता दिखाने की खातिर वो उस लंबी अंधेरी सुरंग में उनसे आगे चलने लगा। जब उस फौत हुए परिंदे के पास वो पहुँचे, तब छछूंदर ने अपनी नाक छत पर डालकर एक बड़ा सा सुराख बनाया ताकि बाहर की रोशनी अंदर दाखिल हो सके। उन्होंने देखा कि सुरंग के बीचों बीच एक अबाबिल परिंदा बेजान हालत में पड़ा था। उसके खूबसूरत पर मुड़े हुए थे और उसका सर परों के बीच छुपा हुआ था। थम्बलीना को उसके लिए बहुत अफसोस हुआ, लेकिन छछूंदर ने अपने छोटे पैरों से उस परिंदे के जिस्म पर लात मारी और कहा, ये बहुत अच्छा है कि मेरे बच्चे परिंदे नहीं हैं, वरना वो चहचहाते रहते और ठंड के मारे भूखे मरते तो क्या होता। थम्बलीना खामोश रही, लेकिन सभी ने उस परिंदे की जानिब पीठ कर ली। थम्बलीना झुकी और उसने परिंदे के मुड़े हुए सर को पर से अलग कर दिया और उसकी बंद आँखों का बोसा लिया। गर्मी के मौसम में शायद मीठा नगमा गाने वाला यही था। तुमने मुझे बेहद खुशी दी है मेरे प्यारे परिंदे। उस रात थम्बलीना को एक पल भी नींद न आई, इसलिए वो उठी और कमरे के ठीक बाहर एक बड़ी सी चादर बुनने लगी। उसने वो चादर मरे हुए परिंदे के ऊपर रखी और जमीन पर गर्मी रखने के लिए उसके जिस्म पर फैला दी। उस चादर की वजह से परिंदे को गर्माहट मिलने लगी। अलविदा खूबसूरत नन्हे परिंदे, और पिछली गर्मी में तुम्हारे खूबसूरत नगमों के लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी।
तब तमाम पेड़ सरसब्जो शादाब थे और उन पर सूरज की गर्म रोशनी पड़ी थी। उसने उसके सीने पर अपना सर रखा और उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ तो धड़क रहा है। उस परिंदे का दिल था, वो मरा नहीं था, वो सिर्फ सर्दी की वजह से जम गया था और फिर से जिंदा होने के लिए गर्म हो चुका था। शुक्रिया नन्ही बच्ची, अब मैं बिल्कुल गर्म हो गया हूँ। चलो मेरी दोस्त, इस हरे भरे जंगल से दूर जाने के लिए तुम मेरे पीठ पर बैठ सकती हो। अब वही सर्दी का मौसम आ रहा है। मैं अपने दूर के घर की जानिब जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे हमरा चलोगी? मेरे पीठ पे तुम तो बैठ ही सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। वो उसकी पुश्त पर बैठी। उसके बाद परिंदे ने जंगल के ऊपर से और तालाब के ऊपर से हवा में परवाज भरी। बहुत ही दूर वो उस परिंदे के घर पहुँचे। सूरज मामूल से ज्यादा ही रोशन था और ऐसे लग रहा था मानो आसमान हमेशा से कुछ दुगनी ऊंचाई पर है। ये मेरा मकान है। नीचे खिले हुए खूबसूरत फूलों में से अगर तुमने एक को चुन लिया तो मैं तुम्हें उसमें रख दूंगा और तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। नीचे ही खूबसूरत जर्द फूलों का बागीचा था। थम्बलीना के साथ उस परिंदे ने नीचे छलांग लगाई और उसे उनमें से सबसे बड़े फूल पर बैठा दिया। उस फूल के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा इंसान दिखाई देने पर उसे ताज्जुब हुआ। उसके कंधों पर बहुत ही चमकदार पर थे। वो उन फूलों का बादशाह था। लेकिन थम्बलीना को देखकर उसे बेहद मसरत हुई, क्योंकि उसने इतनी नन्ही सी लड़की कभी देखी ही न थी। फिर उसने अपने सर का ताज उतारकर थम्बलीना के सर पर रख दिया। उसने कहा कि उसे उसका नाम जानना है और क्या वो उसकी बेगम बनने के लिए तैयार है। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी को यहाँ लाना होगा। उसके बाद हम तीनों खुशी से यहाँ रह सकेंगे। वो राजी हो गया और थम्बलीना के लिए वो परों की जोड़ी भी ले आया। दोनों खुश हुए और जल्दी थम्बलीना की अम्मी भी वहाँ पहुँच गई। मेरी थम्बलीना, तुम्हें वापस देखकर मैं कितनी खुश हूँ, इसका अंदाजा तुम न लगा पाओगी। और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद।